हेलो एवरीवन, ये बिल्डिंग मटेरियल का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ब्रिक्स कैसे बनता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट क्या है और भी बहुत चीज़। तो जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा, पहले उसे देख ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ, ताकि अगर यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पता चल जाए कि नया क्लास या फिर नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं सेकेंड लेक्चर में। तो मेथड ऑफ बर्निंग में दो टाइप्स का मेथड होता है। फर्स्ट आता है किल्न बर्निंग। तो किल्न बर्निंग में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये होता है परमानेंट स्ट्रक्चर। यानी कि इसको एक बार बना दिया, उसके बाद फिर इसको बार बार नहीं बनाया जाता, बस इसमें ईंट को पकाया जाता है। और इसका जो एवरेज होता है वो पर डे 25,000 ब्रिक्स को पका सकता है। ये कहाँ पर होता है? जहाँ कंटिन्यूस डिमांड होता है ब्रिक का, वहाँ इसको बनाया जाता है। ये लार्ज स्केल वाला प्रोजेक्ट जितना भी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंट अगर पकाना है या फिर अगल बगल बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ईंट को प्रोड्यूस करना और देना है, तो उस जगह ऐसा अडॉप्ट किया जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 to 13 डेज होता है। यानी कि एक दिन लगभग पकने में लगता है और 11 से 12 दिन ठंडा होने में, यानी कि टोटल इसका 12 to 13 दिन लग जाता है कि ब्रिक्स हम लोग को मिल जाएगा। और इसमें जो भी होता है, तो इसमें 90% जितना भी ब्रिक्स जाता है पकने के लिए, 90% गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स इसमें ऑब्टेंट होता है। केवल 10% ही हम लोग का इसमें वेस्टेज या फिर बैड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स निकलता है। लेकिन इसमें कॉस्टली फ्यूल यूज होता है, जैसे कि कोल डस्ट, जिससे हम लोग को थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें हो जाता है। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो इनिशियल कॉस्ट भी इसका इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है क्लैम बर्निंग। तो क्लैम बर्निंग में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। यानी कि ये केवल ईंट को पकाने के लिए कुछ समय के लिए बनाया गया है, फिर इसको तोड़ दिया जाएगा। ये या तो ज़मीन के ऊपर भी बना सकता है या फिर ज़मीन के नीचे गड्ढा करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ जैसे कि दिया हुआ जो होता है उसको अगर पकने के लिए किया जाता है, तो उसको ज़मीन के ऊपर ही एक पैटर्न में सजा के उसका ऊपर सारा फ्यूल सब डाल के, तो इसका फ्यूल सब क्या होता है, तो काऊ डंग के ग्रास ये सब होता है, तो ये सब डाल के जो बर्न किया जाता है, पकाया जाता है, उसी को क्लैम बर्निंग बोला जाता है। तो क्लैम बर्निंग में अप्रॉक्सीमेट 20,000 to 1 लाख ब्रिक बर्न होता है, पीरियड ऑफ 1 to 2 मंथ। ठीक है, यानी कि बहुत स्लो है इसका। कंटिन्यूस डिमांड ऑफ ब्रिक नॉट बी मेट विथ क्लैम बर्निंग, यानी कि कंटिन्यूस डिमांड जो भी होगा, एक क्लैम बर्निंग उसको मेट नहीं कर पाएगा। स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी मतलब कि बहुत ही कम ईंट का इस्तेमाल है या फिर एक दो घर बनाना है बस। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 to 6 मंथ हो जाता है, क्योंकि इसमें बर्निंग के बाद इसको कूल डाउन करने के लिए लगभग 45 to 50 डेज के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसमें किल्न बर्निंग में 19% हम लोग को गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स मिल रहा था, लेकिन इसमें केवल हम लोग को 60% ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स मिलेगा। बाकी 40% बैड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स या फिर वेस्टेज निकल जाता है। और इसका कॉस्ट जो होता है फ्यूल का वो कम होता है, क्योंकि इसमें काऊ डंग्स या फिर ग्रास, बम्बूज, लीव्स ये सब का इस्तेमाल होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी टेम्पोररी होता है, तो इनिशियल कॉस्ट भी हम लोग का कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट के रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रिपेयर क्या बेसिस पे। तो देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है, ठीक है, तो ये टेबल माउंटेड होता है। ठीक है, हम लोग मोल्डिंग में पढ़े थे कि 2 टाइप्स का मोल्डिंग होता है, एक टेबल मोल्डिंग और एक हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग और हैंड मोल्डिंग। तो
मशीन मोल्डिंग को टेबल मोल्डिंग बोलते हैं। तो टेबल मोल्डिंग पे इसको बनाया जाता है और इसको बर्न हम लोग किल्न में करते हैं। ठीक है, हम लोग बर्निंग में भी 2 टाइप्स का पढ़े थे, किल्न और कंटिन्यूअस बर्निंग, किल्न और क्लैम बर्निंग। तो इसको किल्न बर्निंग में करते हैं। तो इसका सरफेस जो होता है, इसका ईज्ड यानी कि कॉर्नर बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, इसका कॉर्नर देख लीजिए बहुत ही शार्प है, और इसका ये जो एंगल है, स्क्वायर है, बहुत ही स्मूथ है और स्ट्रेट है। और इसके अंदर जितना भी तरह का क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स यानी कि अच्छा ईंट के लिए जितना भी क्वालिटी चाहिए वो सारा इसके अंदर होता है। और इसका यूज कहाँ होता है, तो सुपीरियर वर्क फॉर परमानेंट नेचर, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बस ब्रिक से बना दिए, बाकी प्लास्टर नहीं करना है, तो भी मेरा ये फर्स्ट क्लास ब्रिक पे नेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि दीवार ख़राब नहीं होगा। फिर आता है सेकंड क्लास ब्रिक। तो सेकंड क्लास ब्रिक का क्या होता है कि एक ग्राउंड मोल्डेड होता है और ये भी किल में ही बर्न होता है, लेकिन इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है। ठीक है, और इसका शेप भी थोड़ा इरेगुलर होता है, देख लीजिए शेप भी थोड़ा इरेगुलर होता है। इसमें मे बी हेयर क्रैक्स एंड देयर ईज मे नॉट बी शार्प एंड यूनिफॉर्म, इसका ईज शार्प और यूनिफॉर्म नहीं होता है, और इसमें हेयर क्रैक्स डेवलप्ड भी होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो दिस ब्रिक्स आर कॉमनली यूज्ड एट प्लेस वेयर ब्रिक वर्क इज टू प्रोवाइडेड विद अ कॉस्ट ऑफ प्लास्टर, यानी कि हम लोग वहाँ यूज करते हैं जैसे कि घर का दीवार बनाने में, कि जहाँ हम लोग का ब्रिक्स तो बन गया, लेकिन अब इसका ऊपर हम लोग क्या किया कि प्लास्टर कर दिए, यानी कि ब्रिक्स को पूरी तरह से छुपा दिए। वहाँ हम लोग सेकेंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है थर्ड क्लास ब्रिक। तो थर्ड क्लास ब्रिक जो होता है एक ग्राउंड मोल्डेड होता है और एक क्लैम में बर्न हुआ होता है। वो दोनों किस में था, किल्न में था, एक इसमें क्लैम में इसका बर्निंग हुआ है। द ब्रिक्स आर नॉट हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसका सरफेस भी होता है जो इरेगुलर होता है। ठीक है, एंड इसका ईस्ट भी डिस्ट्रॉय होता है, और ये बहुत ही अच्छे तरह से पका नहीं होता है। देखिए यहाँ बीच बीच में कुछ पार्ट इसका अच्छा से पका नहीं है, साइड में पका हुआ है अच्छा से, इसका हाफ ब्रिक्स बर्न है, हाफ ब्रिक्स बर्न नहीं है। दिस ब्रिक हैव डल साउंड, जब इसको टकराया जाता है आपस में, तो आप लोग को टेस्ट में आगे मालूम चलेगा कि जब दो ब्रिक्स को आपस में टकराया जाता है तो एक मेटल का साउंड आता है। ठीक है, जैसे लग रहा है घंटी बज रहा हो, वैसा साउंड आता है, लेकिन इसमें बहुत ही डल साउंड आता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर में करते हैं, या फिर जहाँ रेनफॉल हैवी नहीं होता, यानी कि मिट्टी के घरों में, ऐसे घरों में जहाँ ऐसे जगह पे जहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि अगर हैवी रेनफॉल होता हो तो ये तो कुछ बर्न ब्रिक है, कुछ बर्न नहीं है, तो अनबर्न ब्रिक जो होगा वो गल जाएगा, तो फिर हम लोग का स्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होता हो। फोर्थ क्लास का ब्रिक में आता, तो देखिए थर्ड में हम लोग क्या देखे थे कि वो थोड़ा कम बर्न था, इसमें देखेंगे कि ओवर बर्न है। तो दिस ब्रिक्स आर ओवर बर्न ब्रिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा बर्न हो गया है, जिसके कारण इसका शेप इरेगुलर हो गया और ये थोड़ा डार्क कलर में आ गया। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है हम लोग को फ्लोरिंग करने में, रोड्स बनाने में, कंक्रीट का फाउंडेशन देने में, क्योंकि ये बहुत ही ओवर बर्न ब्रिक है, तो इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। और सबसे मेन बात, ये जो फोर्थ क्लास का ब्रिक है ना, ये स्ट्रॉन्गर में ये फर्स्ट क्लास से भी अच्छा होता है, क्योंकि ये ओवर बर्न हो चुका है। भले इसका स्ट्रक्चर एक ब्रिक्स के मुकाबले, जैसे ब्रिक्स इस साइज का है तो ब्रिक्स के मुकाबले ना हो, कुछ ऐसा हो या फिर कुछ ऐसा हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फोर्थ क्लास ब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट क्लास क्या होता है कि सबसे अच्छा होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें प्लास्टर का ज़रूरत ना पड़ता हो,
सेकंड में आ गया आपका कि वो फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा स्ट्रेंथ बेसिस थोड़ा कम होता है, इरेगुलर होता है, हेयर क्रैक्स होता है, और उसमें जहाँ प्लास्टर अगर हम यूज कर रहे हैं वहाँ वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड में क्या हो गया, तो थर्ड में ये पूरी तरह से बर्न नहीं हुए रहता है, इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल ना हो। फोर्थ में ये ओवर बर्न होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट के जगह फ्लोर रोड्स में करते हैं, और ये फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। टेस्टेड ऑन ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि क्या क्या टेस्ट करते हैं हम लोग ब्रिक्स का, जिससे हम लोग को मालूम चले कि इसको किस क्लासिफिकेशन में रखना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर फोर्थ क्लास। तो ये कुछ टेस्ट है, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग फर्स्ट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, शार्प टेस्ट, कलर टेस्ट, साउंड टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स और इफ्लोरेंस टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारा टेस्ट के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक्स। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट को हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को मालूम चल जाए कि ये कितना अमाउंट का मॉइस्चर कंटेंट करता है, ठीक है, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। तो देखिए, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक ब्रिक्स को लेते हैं जिसका वेट करते हैं, यानी कि जब वो सूखा हो तब उसका वेट करते हैं। उसके बाद इसको 24 आवर के लिए पूरा पानी के अंदर इमर्स करके, यानी कि इसी पानी के अंदर रख देते हैं, और उसके बाद 24 आवर के बाद फिर से हम लोग निकालते हैं और उसका वेट करते हैं। उसका ड्राई वेट और जो उसका वेट ब्रेक होता है उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। अगर 20% से ज़्यादा अगर हुआ तब तो ये ठीक अच्छा ब्रिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन 20% से अगर कम हुआ तब ये एब्जॉर्प्शन टेस्ट में ये पास हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि इसका क्या मजबूती है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ इट डिटरमाइन द प्लेसिंग ब्रिक्स इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम लोग इसको बीच में डाल करके इसका क्रश करके देखते हैं। तो क्रशिंग मशीन क्यों, इसका क्रश टेस्ट क्यों, ताकि कितना लोड झेल सकता है। तो देखिए, को अच्छा ब्रिक्स के लिए उसका मिनिमम जो होना चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर mm² से अगर कम हुआ तब तो ये हम लोग के लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ही बेकार ब्रिक्स है, ठीक है। यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन पर्पस में हम लोग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। थर्ड है आपका हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो कितना स्क्रैचेस को रेसिस्ट कर सकता है, यानी कितना दबाव सह सकता है। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली एक ब्रिक्स लेंगे, रैंडमली ब्रिक्स का स्लॉट में से कोई भी एक ब्रिक्स लेंगे, उसको शार्प टूल से, ठीक है, शार्प टूल्स या फिर फिंगर नेल से स्क्रैच करेंगे। इसमें अगर स्क्रैच करेंगे, अगर इसमें देयर इज़ नो इम्प्रेशन, ठीक है, स्क्रैच का अगर इम्प्रेशन नहीं आए तब बोलेंगे कि ये ब्रिक्स हार्ड ब्रिक्स, ठीक है। तो हार्डनेस टेस्ट ऐसे चेक करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका कलर टेस्ट। तो कलर टेस्ट में देखेंगे कि ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, ये ब्राइट कलर में और यूनिफॉर्मली सारा जगह कलर इसका एक जैसा ही है या नहीं। द गुड ब्रिक शुड पोजेस ब्राइट एंड यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट इट्स बॉडी, यानी कि पूरा बॉडी में एक जैसा ही कलर। नेक्स्ट आता है शेप एंड साइज टेस्ट। तो देखिए, शेप एंड साइज टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर किसी का शेप इतना रहेगा, किसी का इतना, ठीक है, अगर शेप किसी का मान लीजिए कि इसका रेगुलर शेप कितना है 119 mm इंटू 19 mm इंटू 19 mm है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो इतना। तो अगर ये छोटा बड़ा अगर हुआ तो इसमें मोटार ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग का कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली सेलेक्ट 20 ब्रिक्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको लेंथ ब्रेथ और हाइट की तरफ से एक एक करके, जैसे कि एक एक के बाद एक रख दिए, और लेंथ ब्रेथ और हाइट की तरफ से उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है।
अगर सारा ब्रिक्स सिमिलर साइज का है तभी हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्वालिफाई, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क इससे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोगों को मालूम चलता है कि ब्रिक्स कितना अच्छा तरह से बर्न हुआ है या नहीं, उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ आया है। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली 2 ब्रिक्स लेंगे जिसको आपस में टकरा के देखेंगे। तो देखिए इन दिस टेस्ट 2 bricks आर चूजन रेंडमली एंड स्टक्स विथ वन अनदर। एक दूसरे से टकरा कर देखेंगे, अगर इसके अंदर से बेल रिंगिंग साउंड का आता है, क्लियर बेल रिंगिंग साउंड, तब हम लोग बोलेंगे देन इट शुड बी गुड ब्रिक्स। अगर बेल रिंगिंग साउंड नहीं आता, डल साउंड आता, तब हम लोग इसको गुड ब्रिक्स की कैटेगरी से निकाल देंगे, तब ये 3rd क्लास का ब्रिक्स में इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी एक ब्रिक्स को लेंगे और उसको तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद देखेंगे अंदर, ठीक है, ये अंदर जो आप देख रहे हैं तो इसका इनर पोर्शन क्लियर है कि नहीं, कोई लम्प्स या फिर पोरस या फिर इसका कलर जो है वो सारा एक जैसा है कि नहीं इसमें। अगर है तभी बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ठीक है। नहीं तो मान लीजिए कि ऊपर से तो अच्छा अच्छा दिख रहा, अंदर तोड़ने पे पोरस या फिर इसमें पेबल्स आ गया, तो इसको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स का ऐसे टेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका इफ्लोरेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। तो इफ्लोरेंस टेस्ट से पहले आप लोगों को मालूम होगा कि इफ्लोरेंस क्या होता है। तो ब्रिक्स में एल्कलीज अगर मिलता है तो इफ्लोरेंस आने का संभावना होता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग तो पहले देख चुके हैं कि इफ्लोरेंस अगर है इसमें तो बिल्डिंग अपीयरेंस, बिल्डिंग बनने के बाद मॉइस्चर को कंटेन करता है, और फिर जब मॉइस्चर इवोपरेट होता है तो वाइट पैचेस ऐसा छोड़ के जाता है। तो ये बिल्डिंग बनने के बाद हम लोग को मालूम चला, लेकिन पहले कैसे मालूम चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको 24 आवर के लिए वाटर में सोक करेंगे और फिर उसको ड्राई में सुखा देंगे, यानी कि शेडेड एरिया में उसको सुखा देंगे। तब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ब्रिक्स के ऊपर वाइट या फिर ग्रे कलर का डिस्पोजिट यानी कि पैचेस आया है, तब इसमें सॉल्युबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा है या फिर है, जिसके कारण हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इफ्लोरेंस टेस्ट हम लोग पहले देख चुके थे कि बनने के बाद क्या डिफेक्ट होता है उससे, और बनने से पहले इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करके इसको आउट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। तो इससे पहले आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियो बनाते रहें। तो देखिए क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स में सबसे पहले क्या है कि ब्रिक्स शुड बी यूनिफॉर्म कलर, साइज, शेप एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स शुड बी मेंटेन, यानी कि जो इसका स्टैंडर्ड साइज है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर वो मेंटेन रहे। दे शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, वो क्रैक से फ्री रहे। अदर फ्लॉन्स सच एस एयर बबल्स, स्टोन नडल्स एक्सेट्रा, और उसका शार्प और स्क्वायर एज्ड होना चाहिए, यानी कि ब्रोकन नहीं होना चाहिए। ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब 1.5 यानी कि 15 अप्रॉक्स 20% ऑफ ड्राई वेट से ज़्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और वो ब्रिक्स जो होगा वो टेबल मोल्डेड होना चाहिए और बर्निंग इन किल्न होना चाहिए, ठीक है। और ब्रिक्स को यदि हम लोग अप्रॉक्स 1 मीटर हाइट से नीचे ड्रॉप करें तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट मिसिंग है कि उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही था। तो हम लोग का ब्रिक्स पूरा ख़त्म हो चुका है और ब्रिक्स का दोनों अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके फर्स्ट वाला देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।